हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम ये पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्स। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जो ये वाला भाग है, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला ये चैप्टर है। आज का जो ये चैप्टर है, आपको इसमें से हर एग्जाम में आपने 9th क्लास के पिछले साल के जो क्वेश्चन देखे होंगे 2 साल 5 साल में, उन क्वेश्चन पेपर को या सेट को आप उठाकर देखेंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेट को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको इन क्वेश्चन की भरमार मिलेगी। इस चैप्टर में से जो संसाधन है, मानव संसाधन, एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसके जितने भी टॉपिक है, आज इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं, वो अपने आप में एक अलग ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वाले टॉपिक हैं, अपने आप एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन, मानव संसाधन। आज हम संसाधन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा संसाधन, क्योंकि संसाधन के रूप में लोग हैं, चैप्टर का नाम ही संसाधन के रूप में लोग हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संसाधन क्या होते हैं और इसके कहां कहां महत्व है। अगर हम बात करते हैं संसाधन की, तो इससे हमारा तात्पर्य है कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, मतलब हमारे आसपास मौजूद वो सभी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। उससे हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही सरल हो जाता है। संसाधन, जिन हमारे आसपास मौजूद सभी वस्तुएं जिनके प्रयोग करने से हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, मींस आसान हो जाता है, उसे हम संसाधन के रूप में लेते हैं। जिस तरह से बिजली का उपयोग करने से हमारा जीवन आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? जिस तरह से बिजली का उपयोग करने से हमारा जीवन आसान हुआ, तो बिजली क्या हुआ? बिजली एक तरह की संसाधन हुई। समझो आप, बिजली एक तरह का संसाधन हुआ। जिस तरह पानी को ले लो आप, जिस तरह पानी के होने से हमारा जीवन आसान हो गया, तो पानी भी तो एक तरह का संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह बिजली के उपयोग करने से हमारा जीवन आसान हुआ, सरल हुआ। जो भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, क्या दोस्तों ध्यान देना, जो भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? जो भी वस्तुएं का प्रयोग करने से, यूज करने से हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल आसान हो जाती है, इजी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल, जिस तरह ये मैं इस व्हाइट बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? इस व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूं, इस पेन का यूज कर रहा हूं। अगर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूं तो इसमें लिखकर मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, और ये पेन का यूज कर रहा हूं तो इससे मैं लिख पा रहा हूं। आखिर ये जो मेरा माइक लगा है, या वो आप, ये सामने मेरा कैमरा है, इसके द्वारा आप मुझे क्या कर पा रहे हैं? इसके कैमरे के द्वारा आप मुझे देख पा रहे हैं। इस माइक के जरिए मैं बोल पा रहा हूं, जिससे आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये क्या सारी वस्तुएं हुई। इन वस्तुओं का यूज करने से जो जीवन मेरा आसान हो गया, या जीवन आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। अब आया समझ में दोस्तों? संसाधन कैसे कहते हैं? जितनी भी हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं, उनका यूज करने से हमारी लाइफ इजी हो जाती है, हम उसे संसाधन कहते हैं। सिंपल। दोस्तों, अब यहां एक शब्द है मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब है कि कैसे हम किसी मनुष्य को कितना उपयोगी बना सकें, कितना यूजफुल बना सकें, कैसे किसी मनुष्य को इतना बेहतरीन बना सकें कि वो अपनी जरूरतों को पूरी कर सके और उसके साथ साथ दूसरों की जरूरत भी पूरी हो सके। इससे उस व्यक्ति का विकास होगा और साथ ही साथ उसके दूसरे व्यक्तियों का भी विकास होगा। इसे ही हम मानव संसाधन कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? इसी को हम मानव संसाधन कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारें होती हैं। वो मुख्य तौर पर मानव संसाधन पर काम करती है। किस पे करती है? मानव संसाधन पर काम करती है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जितना ज्यादा जिस देश के नागरिक विकसित होंगे, उतना ही ज्यादा उनका देश का विकास होगा। तो आइए हम जानते हैं क्या लिखा है यहां पर। जो लोग किसी ना किसी आर्थिक क्रिया, क्या दोस्तों? जो लोग किसी ना किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं, वे सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो अपने देश की किसी ना किसी अर्थव्यवस्था, मतलब अपना आर्थिक रूप से योगदान दे रहा है, वो अपनी देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहा है। मतलब जो भी व्यक्ति अपने देश में
खुद मतलब खुद कमा रहा है, कोई ना कोई सेवा दे रहा है, तो वो अपने देश की जीडीपी और अपनी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह से निर्माण का काम देश की जीडीपी में योगदान करता है, जिस तरह से निर्माण का काम देश की जीडीपी में योगदान करता है, उसी तरह मानव पूंजी भी देश की जीडीपी में योगदान करती है। क्या करती है दोस्तों? उसी तरह मानव पूंजी भी देश की जीडीपी में योगदान करती है। आज मान के चलो जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले जो भी हैं वो आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, कि आज आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल जाकर आप भविष्य में फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनेंगे, और आप कुछ बनने के बाद देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था में आप योगदान देंगे। आप पर जितना, जैसे पेड़ पौधा मान लो हम इसको पानी खाद सब कुछ डालते हैं, उसी तरह एक बच्चे को उसके पेरेंट्स वगैरह अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, बाहर फॉरेन में पढ़ाने भेजते हैं, अच्छे स्कूल की शिक्षा देते हैं। उससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा वो शिक्षा देंगे, जितना ज़्यादा उसका विकसित करेंगे, उतना ज़्यादा उसका विकास होगा, और उसको उतनी ही अच्छी, वो कल को बिजनेसमैन बनेगा, कल को पायलट बनेगा, कुछ बड़ी बड़ी जो सेवाएं, मतलब देश की जो भी हमारे जॉब्स हैं उनमें हमारी सेवाएं देगा। उससे उसकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, साथ ही साथ वो अपनी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा। नेक्स्ट पॉइंट, मानव पूंजी के दखल के बिना अन्य सभी संसाधन बेकार साबित होते हैं। क्या है दोस्तों? मानव पूंजी के दखल के बिना अन्य सभी संसाधन बेकार साबित होते हैं। जिस तरह से किसी ने कंप्यूटर बना रहा है ना, अब किसी को कंप्यूटर बनाना भी नहीं आता है, ना मोबाइल यूज करना आता है, ना कंप्यूटर यूज करना आता है, ना ही बनाना आता है, तो उसके बिना क्या है, उसके दखल के बिना सभी संसाधन बेकार हैं। जब तक मनुष्य का रोल वहां पर नहीं रहेगा तो वो सभी संसाधन बेकार हैं। तो दोस्तों, आपको मानव संसाधन समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण। दोस्तों, मानव पूंजी में निवेश करने से वैसा ही लाभ मिलता है। कैसा लाभ? मानव पूंजी में निवेश करने से वैसा ही लाभ मिलता है जैसा किसी अन्य संसाधन में निवेश करने से मिलता है। दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे, मानव पूंजी में निवेश करने से वैसा ही लाभ मिलता है जैसा किसी अन्य संसाधन में निवेश करने से। दोस्तों, मानव पूंजी किसी अन्य संसाधन में निवेश करने से, जिस तरह से इसमें अन्य संसाधन लिखा है, जिस तरह से हम कंप्यूटर मोबाइल का यूज करते हैं, जैसा कि आपने एक मोबाइल खरीदने में इन्वेस्ट किया, मोबाइल खरीदने में इन्वेस्ट किया है तो क्या करोगे आप? मोबाइल से वीडियोस देखोगे, एजुकेशन वाले वीडियो देखोगे, साथ ही साथ आप गाने सुनोगे, या फिर अपने मतलब गेम्स वगैरह खेलोगे। तो इससे क्या हो रहा? आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, और आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके आपको जो जरूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है, संसाधन में निवेश करने से। और वही मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी में, जैसे कि आपको अभी बताया था, आपको जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपके स्वास्थ्य में, आपके खान पान में, आपकी शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कल को भविष्य में आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाओ, तो ये मानव पूंजी में निवेश करने से वैसा ही लाभ मिलता है। जिस तरह से आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को आप अच्छा रिजल्ट देंगे, यही मानव पूंजी में निवेश करने से लाभ मिलता है। अब दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये भी होती है कि अब क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव पूंजी में निवेश किया जाता है। आमतौर पर एक शिक्षित आदमी अशिक्षित आदमी के मुकाबले अधिक कमाता है। क्या लिखा है दोस्तों? स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव पूंजी में निवेश किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा मानव पूंजी में निवेश किया जाता है। आमतौर पर एक शिक्षित आदमी अशिक्षित आदमी के मुकाबले अधिक कमाता है। ये ऑब्वियसली सही बात है। शिक्षित आदमी एक अशिक्षित आदमी के द्वारा अशिक्षित आदमी से ज्यादा कमाएगा। एग्जाम्पल, जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपके खान पान छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छा स्वास्थ्य मेडिकल दे रहे हैं, और अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। एक गरीब परिवार है जहां वो झोपड़ झुग्गी में रह रहा हो, जिनके पिता जिनके पेरेंट्स उसको ना स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना अच्छा खान पान दे रहे हैं, ना अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का, उस बच्चे का उसका विकास ही नहीं हो पाएगा, ना वो कभी विकसित हो पाएगा। और जब वो बड़ा होगा, या मान के चलो वो अस्वस्थ रहा, मतलब जिंदगी भर यदि उसे कोई बीमारी लग गई, वो अस्वस्थ है, वो काम भी नहीं कर पा रहा है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी नहीं दे पाएगा। लेकिन आप पर इन्वेस्ट हो रहा है तो आप देश की अर्थव्यवस्था में आप योगदान दे पाएंगे, है ना। तो एक वही
जो एक गरीब परिवार का व्यक्ति है वो किसी कारणवश वो उसको शिक्षा नहीं दे पाए, वो नहीं कर पा रहा है, तो वो देश की जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, शिक्षित आदमी अशिक्षित आदमी के मुकाबले अधिक कमाता है। ऑब्वियसली कमाएगा क्योंकि उसके घर वालों ने कभी इन्वेस्ट दे नहीं पाया किसी कारणवश, क्योंकि वो भी नहीं पढ़े लिखे थे, उनके ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, ना ही उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा दे पाए, ना स्वास्थ्य मेडिकल दे पाए, तो वो अच्छे अशिक्षित आदमी ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। और अगर वो बड़ा हो भी गया और अगर वो उसका स्वास्थ्य सही रहा, अच्छा रहा, सब कुछ रहा, तो वो उल्टे सीधे वो काम करेगा, छोटे मोटे काम करेगा, है ना। इसी तरह से किसी अस्वस्थ आदमी को ये अपना हो गया, आदमी बेहतर ढंग से काम कर पाएगा और उसकी उत्पादकता भी बेहतर हो पाएगी। क्या होगी पाएगी दोस्तों, उसी तरह से किसी अस्वस्थ आदमी के मुकाबले एक स्वस्थ आदमी बेहतर ढंग से काम कर पाएगा और उसी की उत्पादकता भी बेहतर हो पाएगी। तो दोस्तों मानव पूंजी निर्माण आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मानव संसाधन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है स्वास्थ्य। दोस्तों स्वास्थ्य का रोल दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है हमारी लाइफ में। अगर स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ना मैं ये पढ़ाने वाला काम कर पाऊंगा, ना आप सुनने वाला काम कर पाएंगे। और जब हम दोनों ये काम नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था में कोई भी योगदान नहीं दे पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था तो छोड़ो दोस्तों, अपनी हम रोजी रोटी के लिए भी हमें परेशानी आ सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति साबित हो सकता है। दोस्तों ये कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। सही बात है, एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से काम कर सकता है। मतलब वो जहां 5 घंटे काम कर रहे हैं वहां 2 घंटे ज्यादा कर सकता है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति साबित हो सकता है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा देश के लिए उसकी ज्यादा से ज्यादा अपने काम में योगदान देगा, तो उसी के साथ साथ वो अपनी देश की परिसंपत्ति साबित हो सकता है। मतलब जितने ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा वो पैसे कमाएगा, वो सरकार को टैक्स देगा और सरकार को जब टैक्स देगा तो वो सरकार अपने देश के लिए विकास करेगी। वो बिजली, पानी, सड़क की मुहैया मतलब अपने देश के लिए मुहैया कराएगी, देश के नागरिकों के लिए मुहैया कराएगी, जिससे एक अच्छा स्वास्थ्य मेडिकल भी मिलेगा, जहां शिक्षा भी मिलेगी सरकार की योजनाओं के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, जितना देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा उतना देश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, एक अस्वस्थ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता और अर्थव्यवस्था के लिए भार, क्या दोस्तों यूज किया है, भार साबित होता है। दोस्तों एक हमने स्वस्थ व्यक्ति के बारे में पढ़ा है, किस तरह से वो एक अपने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, और वही हम बात कर रहे हैं अस्वस्थ व्यक्ति की कि पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। कि सही बात है, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो वो घर में रहेगा, बेड पर रहेगा, अस्पताल में पड़ा रहेगा, तो वो अपनी कोई भी काम करने लायक नहीं बचेगा। जब वो किसी काम करने लायक नहीं बचेगा तो वो देश पर भार होगा, वहां की सरकार पे भार होगा और वहां की जीडीपी अर्थव्यवस्था पे भार होगा। वहां की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था उसका लालन पोषण खर्चा उठाएगी। दोस्तों इसलिए हमेशा एक अस्वस्थ व्यक्ति अगर वो छोटे से अगर बीमार है या जवानी से बीमार है, तो अगर बुढ़ापे तक बीमार रहता है तो देश के लिए वो भार साबित होता है। दोस्तों हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का लक्ष्य है कि लोगों तक स्वस्थ सुविधाएं पहुंचाना। मतलब भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, दोस्तों भारत ने स्वास्थ्य मुहिम चलाई है, जिसके जरिए देश के हर एक कोने में उनकी एक योजना, मतलब एक लक्ष्य है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। छोटे छोटे अस्पताल, बड़े जिलों में बड़े बड़े अस्पताल, वहां पे अस्पतालों में बेडों की संख्या ज्यादा होना, ये सब सुविधाएं उनका एक लक्ष्य है सरकार का। सरकारी नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में अस्पतालों के कई स्तर। सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में देश की सरकार ने अलग अलग कई स्तर बनाए हैं। सबसे निचले स्तर पर जैसे प्राथमिक चिकित्सा, सबसे निचले स्तर पर क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं प्रदान करता है। कहां करता है दोस्तों, ये ग्रामीण इलाकों में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसके ऊपर तहसील या जिलों में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होता है। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होता है जहां पर कुछ विशेष डॉक्टर होते हैं, जहां पर कुछ विशेष मशीनें भी होती हैं, उनकी अपेक्षाएं जहां गांव में प्राथमिक अस्पताल होते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जिले में जिला अस्पताल होता है जहां डॉक्टरों और बेड की संख्या अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? बेड की संख्या अधिक होती है। हमने देखा होगा कि जो प्राथमिक हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है, जो गांव के अस्पताल है, उनसे ज़्यादा सुविधा जिले अस्पताल में होती है। तो जिले में जितने भी गांव तहसील सब कवर करती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं जब कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, तो वो कहाँ भागते हैं? वो लोग भागते हैं कहाँ पे? जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में क्या होता है? डॉक्टर संख्या ज़्यादा होती है, बेड की संख्या ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज हो पाता है। लेकिन हमारे देश में हम बात करें तो जिला अस्पताल की हालत इतनी बदतर हो गई, खराब हो गई है, ये सरकारी जो हॉस्पिटल्स की, आपने देखा होगा, चाहे वो छोटे स्तर पे हॉस्पिटल हो चाहे बड़े स्तर पे हो, है ना, तो थोड़ी स्थिति सही नहीं है हमारे सरकारी अस्पतालों की। ठीक है। बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज भी होते हैं, बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज भी होते हैं। अब शहरों में क्या है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पे आपको और भी सुविधा मिल जाती है स्वास्थ्य में। आज भी नेक्स्ट पॉइंट, आज भी हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम लोगों तक पहुँच पाई है। दोस्तों आज भी हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई हैं, ये हकीकत बात है। जो जिले से दूर, जिले से मान के चलो 50-60 किलोमीटर दूर या 70-80 किलोमीटर दूर एक गांव में जहां स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल है ही नहीं, है ना, वो तहसील भी, अगर वहां से उस गांव से अगर तहसील भी पड़ती हो, मान के चलो 40-50 किलोमीटर, अगर वहां पे एक्सरे मशीन ना हो और भी सारी जो चिकित्सा जो मशीन है वो भी ना हो, डॉक्टर भी अवेलेबल सिर्फ एक हो, नाइट में हो या दिन में एक या दो हो, तो उसको वहाँ के जो लोगों को ज़्यादा मतलब वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आज भी हम देखा जा सकता है भारत देश में, किसी भी आप शहर में चले जाओ या आप कोई भी स्टेट में रहते हो, थोड़ा आउटर के जिले ले लो, है ना, वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है। ये सत्य है, ये बात को नकारा नहीं जा सकता। और आपके इलाके में भी आप खुद बताइए कमेंट करके कि आपके इलाके में, आपके हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए? नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब भारत में शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, क्या दोस्तों? शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। दोस्तों शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है? एक तरीके का फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों? एक तरीके का फॉर्मूला है। मतलब ये एक तरीका का ये फॉर्मूला है किसी भी देश में, मतलब चाहे भारत देश में ले लो, ये एक तरीका का फॉर्मूला है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी देश अपने विकास की ओर जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इससे शिशु मृत्यु दर से ये पता लगा जाता है। मान के चलो जैसे कि 1000 बच्चे हो रहे हैं और साल होते होते, एक साल होते होते, पूरे साल होते होते इसमें से कितने बच्चे बच रहे हैं? जितने बच्चे बच रहे हैं वो क्या है? स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। और बाकी के जितने बच्चे नहीं बच पा रहे हैं वो कहाँ काउंट होंगे? शिशु मृत्यु दर में। अब शिशु मृत्यु दर में जो हमारा मतलब मान के चलो 2011 की जनगणना के हिसाब से कितने? 960 बच्चे जीवित रह पा रहे हैं, बाकी 40 बच्चे मृत्यु दर, उनकी मृत्यु हो जा रही है। वो किस में काउंट होंगे? शिशु मृत्यु दर में। बाकी 960 जीवित बच्चे, जो जीवित बच्चे हैं वो उनको अच्छा माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये 960 जो नंबर है ये अच्छा नंबर नहीं है, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नंबर नहीं है। क्योंकि आप अगर ये 40 होना ये चाहिए कि 1000 बच्चे हैं एक साल में, अगर 1000 बच्चे हैं तो उन हजारों बच्चों को स्वस्थ रहना चाहिए, ना कि 40 बच्चों की मृत्यु हो जाना चाहिए। अगर ये 40 बच्चे जीवित नहीं बच पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे कारण ये हो सकते हैं कि अच्छी हॉस्पिटलिटी, मतलब अच्छी चिकित्सा सुविधा इनके पास नहीं थी, अच्छी दवा नहीं थी इनके पास, है ना, और डॉक्टर्स वगैरह की कमी होने के कारण ये, और सरकारी जो गवर्नमेंट योजना और जो उनके आसपास के जो हॉस्पिटल्स है, जो गांव की, जैसे मैंने बात की थी अभी कि गांव के आसपास के हॉस्पिटल नहीं होने की, सुविधा नहीं होने की वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती। उस चक्कर में इनको वो सुविधा सब चीज नहीं मिलने के कारण इन 40 बच्चों की मृत्यु हो जाना एक साल में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि 960 बच्चे अगर बच रहे हैं, जीवित रह पा रहे हैं, और अगर यही काउंट, अगर 1000 बच्चों का ये काउंट जो 960 बच्चे हैं, ये होना चाहिए 1000 बच्चे। अगर 1000 बच्चे आज पैदा हुए हैं तो 1000 बच्चे जीवित होना चाहिए एक साल में। मतलब एक साल पूरे होते होते उन्हें जीवित रहना चाहिए, उनकी मृत्यु नहीं होना चाहिए। वो भी किस कारणवश? अगर वो कारण ये है कि दवाई, हॉस्पिटलिटी, है ना, अच्छा खान पान, ये नहीं है तो फिर ये बहुत बेकार है हमारे देश के लिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था ने मानव संसाधन की गुणवत्ता को सुधारने का काम किया है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था ने मानव संसाधन की गुणवत्ता को सुधारने का काम किया है? दोस्तों अगर व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो कोई भी काम कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। जितना ज़्यादा काम करेगा उतनी ज़्यादा वो अर्निंग करेगा, उतना ज़्यादा वो सरकार को टैक्स पे करेगा, सरकार को टैक्स करेगा उतना ज़्यादा विकास होगा उस देश का, है ना। और उस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो पब्लिक जो उनको टैक्स देगी, तो वहाँ की जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा और वहाँ के लोग विकसित भी होंगे। किसकी वजह से? अगर वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है ना, तो उस मानव संसाधन गुणवत्ता को सुधारने का काम किया। दोस्तों अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आज के टाइम पे बहुत जरूरी है और हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति कभी घबराता नहीं है, वो अपनी समझ से सोच विचार से सही डिसीजन लेता है, एक अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में। एक अशिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति जब आपके पास बैठा होगा ना, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वो व्यक्ति की एक अलग ही टोन बात करने की होगी, एक अलग लेवल से बात करेगा। और एक अशिक्षित व्यक्ति वो अपनी मतलब अशिक्षित व्यक्ति क्या, एक जो अनपढ़ व्यक्ति है, एक शिक्षित व्यक्ति ने कुछ बोल दिया कि भाई ये सही है, वो ये बात सही है, तो वो हाँ में हाँ मिलाता चला जाएगा। कौन? अशिक्षित व्यक्ति। उसको सोचने समझने की शक्ति उतनी नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि शिक्षा समाज के विकास में योगदान करती है। क्या है दोस्तों? शिक्षा समाज के विकास में योगदान करती है और राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है। क्या करती है? राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है और शासन की दक्षता को बढ़ाती है। आज मान के चलो कि आपको, अगर आप शिक्षित व्यक्ति हो, अगर आपने पढ़े लिखे हो, तो आप अपनी समझ से कोई भी डिसीजन ले सकते हो कि भाई ये सही है गलत है ना। आज आपके यहाँ कुछ गलत होता है, कोई अधिकारी आपके क्षेत्र लेवल का कोई अधिकारी है, वो आपके साथ गलत करता है, आपसे 2 नंबर कमाई की मतलब आपसे आप कोई तहसील जाते हो कोई काम कराने और आपसे वो डिमांड करता है, काय की डिमांड करता है? पैसे की डिमांड करता है। तो वहाँ आप शिक्षित व्यक्ति हो तो आप उसको सही तरीके से आप जवाब दे पाओगे, उसको समझ पाओगे और अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे, है ना। तो वो व्यक्ति भी आपसे कहीं ना कहीं घबरा जाएगा। और आज अगर आप शिक्षित व्यक्ति हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, तो आप सीएम से या पीएम हो या सीएम हो या देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, आप उनसे बात करने में कभी डरेंगे नहीं। और एक अशिक्षित व्यक्ति के सामने क्या होगा? अशिक्षित व्यक्ति के सामने कोई छोटा मोटा कोई अधिकारी या कोई छोटे मोटे लेवल कोई भी आ जाता है, तो वो देख के ही घबरा जाएगा और उसका वो कौन मिसयूज करेगा? प्रशासन वाले जो अधिकारी, कोई उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो शिक्षित और अशिक्षित आपने डिफरेंस देख ही लिया है। राष्ट्रीय आय, एक शिक्षित व्यक्ति से उस देश की, एक शिक्षित व्यक्ति के कारण उस देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ाती है। आज अगर वहाँ के किसी भी देश के नागरिक अगर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित है, और उससे क्या होगा? उससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ेगी और शासन की दक्षता को भी बढ़ाती है। जितना ज़्यादा हमारे उसमें प्रशासन, शासन और में लोग पढ़े लिखे होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उससे क्या होता? हमारी मतलब जो विकास है, देश का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और शिक्षित व्यक्ति सबसे ज़्यादा किससे बचेगा? अगर हमारे देश का युवा अगर शिक्षित है तो किसके चंगुल में नहीं फंसेगा? वो फंसेगा नहीं किसके? नेता लोगों के चक्कर में। आजकल क्या हो रहा है? आजकल शिक्षित व्यक्ति भी नेताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम आएंगे अगले टॉपिक पे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन नेताओं के चक्कर में जो शिक्षित युवा भी है ना, आजकल बेरोजगार घूम रहा है। तो सबसे ज्यादा तो अशिक्षित व्यक्ति इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। किनके चंगुल में? नेता लोगों के चंगुल में। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, जिससे कि इन नेताओं के चंगुल से बचा जा सके, क्योंकि ये नेता लोग कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज के युवा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपनी रैलियों में ले जा रहे हैं और साथ में क्या, और अपने जय जयकार लगवा रहे हैं, अपना स्वागत करवा रहे हैं। उल्टा 10 लोगों को, लड़कों को बुला लिया, 20 लड़कों को, उन्हें फोन लगा दिया, हमारा स्वागत करो। अब उनका स्वागत करने में लगे हैं देश के युवा। जब उन्हें पढ़ना चाहिए, जब उन्हें देश की तरक्की करना चाहिए और अपने खुद की तरक्की करेंगे तो देश की तरक्की होगी। अपनी तरक्की में लगना चाहिए, अपनी इकोनॉमी पहले सुधारना चाहिए। आज वो कमाएंगे तो अपने घर की इकोनॉमी सही होगी, और घर की इकोनॉमी सही होगी तो क्या होगा? समाज की सही होगी, और समाज की सही होगी तो पूरे देश की इकोनॉमी सही होगी। तो ये चीजें सोचना चाहिए।
तो दोस्तों, नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक से आनंद लेने के लिए साक्षरता की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपने शिक्षा के बारे में समझ ही लिया है, तो ये आप पढ़ लेना, ये आपका पूरे सामने दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब अगले पॉइंट पर। दोस्तों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमारी भारत सरकार ने लोगों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई, बहुत सारे फैसले लिए। उन स्कीम में पहली स्कीम ये थी सर्व शिक्षा अभियान, जिसे 2001 में शुरू किया गया था और 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। लक्ष्य 2010 तक का था, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का अभियान चलाया, जिसे 2001 में चालू किया और इसका लक्ष्य था 2010 तक चलाने का। और उस समय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किसने की थी? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और उनका एक मेन लक्ष्य था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, ये मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हर व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट की, मिड डे मील। मिड डे मील योजना की स्कीम भारत सरकार ने इसलिए चालू की क्योंकि हमारे देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते, ना वो बच्चे स्कूल आना पसंद करते हैं। तो मिड डे मील योजना का मतलब यह था कि बच्चों को खाना देना, स्कूल में बच्चों को खाना देना। तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, खाने की कमी होती है। तो उनके मन में खाने का लालच देकर उनको स्कूल तक बुलाना, मतलब खाने का लालच से वो लोग स्कूल आएंगे। जब स्कूल आएंगे तो उनकी रोज खाने के चक्कर में रोज उनकी उपस्थिति दर्ज होगी, और रोज जब उपस्थिति दर्ज होगी तो रोज वो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे जब तो वो शिक्षित होंगे, तो देश के, समाज के लिए और देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो सरकार की जो सेकेंड जो थी स्कीम थी, मिड डे मील योजना की शुरुआत की किस लिए की थी? पोषण स्तर में सुधार के लिए। किसमें? बच्चों में पोषण स्तर के सुधार के लिए, और बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करने के लिए। दोस्तों, मिड डे मील योजना की बात करें तो जो बच्चों को हम खाना प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट सरकारें, जो स्कूल में जो राशन पानी जाता है, ठीक है, बच्चों को खाना तो अब मिलता नहीं, सही, बच्चों को तो वो उबली दाल चावल रोटी मिल जाती है, बाकी जो राशन पानी इनके दूसरे बैग में घर जाती है। आप समझते ही हो, हमारे देश में कुछ भी कार्यक्रम की या कुछ भी स्कीम की शुरुआत होती है तो जहां गवर्नमेंट संस्था होती है, वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो होता ही है ना। अगर हम बात करें कि स्कूल में बच्चों को, आपने कई वीडियो देखी होगी, कहीं उसमें बिल्कुल उबली दाल मिल रही है, बच्चों को नहीं हो रहा है, तो बच्चों का मन भी नहीं हो रहा फिर स्कूल जाने का। तो ऐसा होता है जब सरकारें पूरी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन ये जो संस्थाएं होती हैं वो बीच में घोटाला कर देती हैं। और आपने कोरोना में देखा होगा, सेना की तरफ से भी कई वीडियो ऐसे, जब सेना के जवानों की तरफ से भी कई वीडियो ऐसे आए थे कि उबली दाल मिल रही, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बेचारे वो जंगल में पड़े हुए जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो जो सेना, जो निचला स्तर होता है, मतलब किसी भी विभाग का जो निचला स्तर होता है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, अलग टॉपिक है, हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमने क्या समझा? मिड डे मील की योजना की शुरुआत की किस लिए? पोषण स्तर में सुधार के लिए, बच्चों की उपस्थिति के लिए और प्रतिधारण के लिए। अब अगला पॉइंट है 12वीं योजना में, मिड डे मील की योजना की एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसने इसकी शुरुआत की थी? बताओ दोस्तों, कौन था? वो था तमिलनाडु। कौन था दोस्तों? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है जिसने सबसे पहले मिड डे मील योजना की शुरुआत की। उसके बाद सारे स्टेटों में, सारे राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो 12वीं योजना में पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने और राज्य विशिष्ट पाठ्यक्रम संशोधन को अपनाने, व्यावसायिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर नेटवर्किंग, दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब जो 12वीं योजना जो है वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा लाई गई। मतलब जो प्लानिंग कमीशन है हर 5 साल में एक योजना निकालती है, तो ये 12वीं योजना है, वो उसमें ये लाया गया कि लोगों को लोगों का कौशल बढ़ाने के लिए, कौशल मतलब स्किल बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? दूरस्थ शिक्षा लाए। मतलब आप घर बैठ के आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
शिक्षा, आईटी शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरस्थ, है ना, ये सब व्यवसायीकरण, ये सारी स्कीमें स्किल वगैरह कौशल बढ़ाने के लिए सरकार ने ये चीजें 12वीं योजना में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये चीजें लेके आई। दोस्तों हम बात करेंगे अब बेरोजगारी की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बेरोजगारी। ये वो स्थिति है जब, अच्छा बेरोजगारी किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। वो स्थिति जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते। मतलब जब प्रचलित मजदूरी पर दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते, मतलब कि जो मजदूरी उन्हें मिल रही है उसके बाद भी जो इच्छुक लोग हैं वो रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 15 से 59 आयु वर्ग के लोग इस श्रेणी में रह सकते हैं। किस श्रेणी में? बेरोजगारी में। बेरोजगारी में रह सकते हैं जो लोग 15 से 59 वर्ग के जो व्यक्ति है वो लोग अगर रोजगार नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं ले पा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो बेरोजगारी में आते हैं। हम बेरोजगारी के प्रकार देखेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा मौसमी बेरोजगारी, सेकंड नंबर पर मिलेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरे नंबर पर मिलेगा शहरी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी की हम बात करेंगे जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि ठंड में मूंगफली का ठेला लगाने वाला व्यक्ति बाकी के महीने ठंड निकल जाने के बाद वो हो जाता है बेरोजगार, वो उसके पास कुछ काम नहीं बचता है, फिर वो कहां जाता है? दूसरे काम के लिए। अगर दूसरा काम नहीं मिला तो वो हो गया बेरोजगार। तो हम उसे क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। आपने अगर आपके घर के आसपास गर्मी के टाइम पे, अभी गर्मी है तो आपको दिख रहा होगा कि गन्ने का जूस वाला घूम रहा होगा, ठीक है। अब होगा क्या, गर्मी निकल जाएगी, बारिश हो जाएगी तो गन्ने का जूस वाला ठेला क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखेगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी मौसमी बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो प्रच्छन्न 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं। मान के चलो आपके घर में 1 एकड़ है या 1 एकड़ या 1 बीघा है, उसमें 2 लोग, मतलब घर के कितने लोग लगे? 6 व्यक्ति लगे, लेकिन काम उधर सिर्फ 2 व्यक्ति का है और बाकी के 4 व्यक्ति अननेसेसरी लगे हैं। तो क्या हो गया? प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। 1 एकड़ में कितने उत्पादन होगा? उत्पादन जितना होगा वो 2 व्यक्ति के हिसाब से होगा, 2 व्यक्ति के रोजगार के हिसाब से होगा, लेकिन 4 लोग लग गए तो क्या हुआ? वो हो गई प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसमें क्या हुआ? और ज्यादा लोग लग गए, 2 की 6 लोग लग गए। अब 6 के हिसाब से अगर 1 बीघा का जो उत्पादन आप डिवाइड करोगे तो कितना रोजगार, कितना आमदनी आएगी, है ना। तो 2 लोगों के काम में अगर वो जो लोग अगर 1 एकड़ काम कर रहे हैं, बाकी 4 लोग कोई दूसरा काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ और काम करता है, डेयरी खोल लेता है, गांव में कुछ भी करता, तो एक वो क्या होता? वो बेरोजगार नहीं होता। लेकिन 1 एकड़ में 2 की जगह 4 व्यक्ति अननेसेसरी लग गए हैं तो वो आएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी में। अब हम बात करें शहरी बेरोजगारी। भैया शहरी बेरोजगारी में क्या हो रहा है? डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। देश की सबसे बड़ी समस्या, डिग्रीधारी लोग आज के टाइम पे बेरोजगार बैठे हैं, चाहे वो बीटेक, चाहे वो एमबीए या कोई एमए बीए वाले, सब बेरोजगार बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज इतने सारे हो गए हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं? फीस जमा कर लेते हैं और कॉलेज से पेपर देने जाते हैं, और या तो फिर कॉलेज जाते हैं तो उतना प्राइवेट में पढ़ाई नहीं, और कोई कंपनी प्लेसमेंट उठाती नहीं, तो क्या होता है? गुमटी खोलने को भी, पान की गुमटी खोलने को भी तैयार बैठे हैं। कौन? आज के डिग्रीधारी युवक, बेरोजगार लोग, इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो शहर में लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। तो ये किस में आएगा? शहरी बेरोजगारी में। आपने, आई होप आपने बेरोजगारी अच्छे समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। दोस्तों हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रभाव के बारे में। तो बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त, क्या है? वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें क्या बोलना चाह रहा है कि बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त, मतलब बेरोजगारी में वृद्धि, जो वृद्धि में मंदी हो जाती है ना, वो अर्थव्यवस्था का सूचक है। बेरोजगारी में क्या है? बेरोजगारी में क्या है? वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण, बेरोजगारी में वृद्धि कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता का भी बुरा असर पड़ता है। अगर बेरोजगारी में अगर वृद्धि हो रही है, अगर बढ़ते ही जा रही है बेरोजगारी, तो वो क्या होगा? समाज के जीवन की गुणवत्ता में एक बुरा प्रभाव दिखाएगा, बुरा असर पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था का सूचक क्या है? बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था का सूचक क्या है? वृद्धि मंदीग्रस्त। अब हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। क्या है दोस्तों?
बढ़ती जनसंख्या। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सब भारत में की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि काम की कमी हो जा रही है, लोगों को काम मिलना बंद हो गया है। लोगों को जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं उधर भी सीट खाली नहीं हो, मतलब उधर पोस्ट निकली है, अगर 50 निकली है तो 10-10 लाख तो 5-5 लाख 6-6 10-10 लाख लोग सीट मतलब एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ पे हमने कई बार देखा कि 500 हजार पद भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकले तो वहाँ 10-10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, और वो फॉर्म किस में भरे जा रहे हैं, कौन लोग भर रहे हैं, वो लोग भर रहे हैं ग्रेजुएशन वाले लोग, जो शिक्षित लोग हैं, जो ग्रेजुएशन लोग वाले लोग, जो जिनकी कोई भी एग्जाम अगर निकला है वो 12th बेस पे निकला है, 10th बेस पे निकला है, लेकिन उसमें भी अगर फॉर्म फिल कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं, जो बीटेक वाले हैं, एमबीए वाले हैं, वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण ये प्रभाव देखने को मिलते हैं हर सेक्टर में। दूसरी हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, इसके बेरोजगारी कारण क्या है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण है कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति। आजकल कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति देखने को मिल रही है। कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, लोगों के पास अब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा खेती है, वो लोग तो कम है, लेकिन जो मिडिल क्लास और पुअर लोग, गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास खेती की कमी होने के कारण, वो घर की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण और खेत के टुकड़े कम होने के कारण कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति को देखने मिलती है, क्योंकि एक उनकी इकोनॉमी के हिसाब से। ठीक है, तीसरा हमें देखने को मिलता है औद्योगिक सेवा क्षेत्र में सीमित। औद्योगिक सेवा क्षेत्र सीमित होने के कारण लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो कृषि पर ही निर्भर है। अगर घर में 6 लोग हैं, 5 लोग हैं या 4 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो उनके पास, अगर वो गरीब परिवार से या मिडिल पुअर लोग भी हैं, तो वो उतनी ही, अगर उनके पास 2 एकड़ है, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ है, तो भाई वो अगर 6-7 लोग हैं, घर के 6-7 लोग मेंबर है, वो पूरा परिवार उस कृषि में लगा है, तो उस कृषि से जो 6-7 5 एकड़ 4 एकड़, उससे उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, उससे वो गरीब के गरीब ही रहेंगे, क्योंकि खेती कम है, लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रोजगार पाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। उनके आसपास क्षेत्र में कोई अगर औद्योगिक सेवा क्षेत्र अगर सीमित नहीं है, अगर वहां पे अगर औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं है, तो वो लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। और वो किस पर निर्भर रहेंगे, वो रहेंगे अपनी कृषि पर निर्भर रहेंगे। इसलिए तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक सेवा क्षेत्र सीमित होने के कारण। बेरोजगारी के चौथा सबसे बड़ा कारण है शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है। क्या नहीं है, शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है। हमने देखा कि हमारी जो सबकी जो हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो व्यवहारिक इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें कौशल नहीं है, स्किल नहीं है। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ लोग आज के टाइम में लोग क्या होता है, आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, लोग एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोग एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और ये हमारी शिक्षा पद्धति में हमें सिखाया भी ये गया है, जो क्वेश्चन उन्होंने चैप्टर पढ़ाया, क्वेश्चन रटा, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में जो स्टार्टिंग जो नींव थी, उस टाइम से कोई स्किल वाली स्टडी में कोई भी ऐसा चैप्टर मतलब सब्जेक्टिव नहीं रखा जो हमें स्किल सिखाता हो। और आज के टाइम पे क्या है, मेन सबसे ज्यादा स्किल की जरूरत है। आज जो 10-12 के बाद आदमी ITI करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बरिंग, ये सब चीजें बचपन से व्यवहारिक चीजें होनी चाहिए। जिससे आज चाइना की आप शिक्षा प्रणाली देखेंगे तो वहाँ की बहुत अलग है। वहाँ पर जो बच्चों की नींव होती है, जो हम नर्सरी क्लास बोलते हैं, है ना, उस टाइम से ही उनको व्यवहारिक चीजें ज्ञान दी जाती है। जो ये मतलब रटा रटाया तोता वाला ज्ञान नहीं चलता वहाँ पे। वहाँ पर चलता है जापान में और चाइना में सबसे ज़्यादा स्किल पे काम फोकस किया जाता है। बच्चों की नींव ही, बच्चों की जो नर्सरी क्लास से स्किल पर फोकस किया जाता है, ना कि रटा रटाए तोते पर। शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं होने के कारण भारत में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और 5वां सबसे बड़ा कारण है तकनीक विकास अव्यवस्थित है। हमारे यहाँ तकनीक की बहुत कमी है, उससे अव्यवस्थित है। और सबसे लास्ट का है ग्रामीण लोगों का शहर की ओर प्रस्थान। अब लोग ज़्यादा हैं, खेत कम है, तो लोगों को अब शहरीकरण होना पड़ रहा है। ठीक है, अब गांव की आबादी कम हो गई है और गांव की आबादी सबसे ज़्यादा प्रस्थान कहाँ हो गई है, शहर की ओर। अब शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ पे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और आप बेरोजगारी देख सकते हैं। तो ये था हमारा बेरोजगारी के प्रभाव और बेरोजगारी के कारण भारत में। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेरोजगारी के कारण प्रभाव। हम जानेंगे दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के पहला है प्रथम क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। प्रथम
प्रथम प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है कि सीधे सीधे इसकी कनेक्टिविटी होती है, सीधा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? जल, भूमि, है ना, जल, भूमि, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है जिसकी। और ये द्वितीय क्षेत्रक जो है ये होता है विनिर्माण, निर्माण करने वाली चीजें होती है। मतलब प्राथमिक क्षेत्रक को द्वितीय में कन्वर्ट करना, मतलब जिस तरह से कोई प्राकृतिक फसल हुई है, मान के चलो गन्ना हुआ है, गन्ने को शक्कर में बदलना है तो क्या होगा? हमें द्वितीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। हम द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्रियां, है ना, द्वितीय क्षेत्र का मतलब है जो फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां जिसमें हम जो प्राकृतिक संसाधन से वो निकली हुई जो उत्पादन जो चीजें हैं उसको हम द्वितीय क्षेत्र, फैक्ट्री से निर्माण से जो चीजें बनेगी वो द्वितीय क्षेत्र कहलाएगी। और तृतीय क्षेत्रक में क्या है? सेवा देना। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में मतलब सेवा देना, जैसे कि व्यापार, बैंकिंग, बीमा। अब इसको उत्पादन निकला, इन्होंने बनाया, अब बनाने के बाद बेचना किसको है? तृतीय क्षेत्र को। कहीं काम करना है, मजदूरी करना है, कुछ करना है, क्यों किसको? तो क्या कराएगा? सर्विस सेक्टर। ये कौन सा है? सर्विस सेक्टर, मतलब सेवा प्रदान करना। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम बात करेंगे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन उत्पादन। मतलब जो डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से जो चीजें आ रही हैं हम उसको प्राकृतिक क्षेत्र में रखेंगे। आप आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक क्षेत्र में क्या करेंगे हम। अगर एग्जाम पूछता है तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन और खनन, मतलब जो प्राकृतिक रूप से। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र में, जैसे विनिर्माण, निर्माण, फैक्ट्रियां डालना, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूप में बदलना। मतलब जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि प्राकृतिक रूप को, जैसे गन्नों से चीनी बनाना, कपास से सूत बनाना। अब कपास लगा हुआ है, वो आएगा प्राथमिक, उसमें प्राकृतिक संसाधन से, मतलब प्राकृतिक रूप से कपास होगा, कपास की खेती हुई, कपास होगा, कपास हमने क्या करा? वो प्राथमिक क्षेत्र को। अब हमें द्वितीय क्षेत्र में लाके, मतलब फैक्ट्रियों में पहुंचाएंगे कपास को, मतलब रुई को, उसको, फिर उससे क्या बनेगी? सूत। तो वो कहां बनेगी? द्वितीय क्षेत्रक में। मतलब फैक्ट्री वाला काम पूरा द्वितीय क्षेत्रक में। और सर्विस वाला, सेवा देने वाला, सर्विस वाला काम किसमें? तृतीय क्षेत्रक में। जैसे स्वयं उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सब किस में आता है? तृतीय क्षेत्रक में दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये अब जो भी हमने जो कुछ पढ़ा आज मानव संसाधन के रूप में, तो ये जो है ना आपके नोट्स के रूप में बहुत अच्छा काम करेगा। आपको एक तरीके का ही नोट्स पूरे तैयार हो गए आपके। आप जितना भी मैंने पढ़ाया उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आपके नोट्स बन जाएंगे। नोट्स की पूरे, मतलब आपको बने बनाए नोट्स मिल गए। आपको बस पढ़ाई करना है, पढ़ना है और आपकी क्लास में टॉप करना है, बस इतना है। और आप आज के जो भी चैप्टर में जो पढ़ा, अगर आपको अच्छा समझ में आया हो, कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो जो अगर कोई डाउट है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर मैसेज कमेंट करना अपना। और आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और पर डे में पूरी कोशिश रहती है कि पर डे में इससे पर डे हर चैप्टर को मैं कवर करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर मेरी वीडियो अगर समझ में आती है, अगर मैं पढ़ाने में थोड़ा भी स्टार्टिंग चैनल है, अगर कोई दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करना, मैं आपको आपके डाउट को पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, और आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। ठीक है, अब हम कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की बात। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे मैसेज करना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और नहीं लगी हो तो भी जरूर करना। बाय, टेक केयर।